अबुल फजल। और आपको मालूम है कि जब तक जो है अबुल फजल जिंदा था तब तक अकबर बड़े आराम से रहता था। अंत में उनके पुत्र, जिन्हें शहजादा सलीम कहा जाता था, और शहजादा सलीम जोधाबाई का पुत्र था, और वही बाद में उनका उत्तराधिकारी बना, जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 का था। काफ़ी बड़ा कार्यकाल था साम्राज्य पर। शहजादा सलीम बीच बीच में विद्रोह कर देता था। और क्यों कर देता था? उसका कहना था कि अभी हमारे पिताजी राजा बने हैं, मैं भी जवान हो गया हूँ, मैं कब राजा बनूँ, इसलिए बीच बीच में विद्रोह कर देता था। और उसने हद पार कर दी। 1603 में वीर शाह बुंदेला को मंगाया और उनके दरबारी कवि या फिर दरबारी लेखक अबुल फजल की हत्या करा दी, और कहा ये जब मरेगा तभी मेरा पिता भी कुछ गड़बड़ करेगा। और वही हुआ। 1603 में अबुल फजल की हत्या। अकबर इस दर्द को बर्दाश्त न कर सका और वो बीमार हो गया। और बीमार होने के बाद आप जानते हो दवा पानी हुआ, लेकिन अकबर सुधरा नहीं और अकबर इस संसार को छोड़कर चला। खैर, तो अकबर के विषय में, अकबर के काल के विषय में या फिर मुग़ल काल के विषय में अगर किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है तो वो कौन है? आईने अकबरी। अच्छा, आईने अकबरी लिखने का या फिर आप कहें कि इस आईने अकबरी को लिखने का क्या मकसद रहा? पहली बात। दूसरी बात ये भी पूछी जा सकती है कि जो आईने अकबरी है ना, वो किस भाषा में लिखी गई? जैसे आपसे पूछा जा सकता है हुमायूंनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई, और आईने अकबरी जिस भाषा में लिखी गई उस भाषा का मुग़ल काल में क्या जो है महत्व था। तो आइए देखते हैं। जो बाबरनामा है, आप जानते हैं बाबरनामा। देखो, इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आजकल जितने भी आते हैं वो सब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। ये क्वेश्चन आएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सैन्य टुकड़ियों में से एक टुकड़ी का या फिर एक भाग का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। और चूंकि आप लोग जानते हो, कुछ लोग तो जानते हैं कि अगर हिंदू है तो मुसलमान उसके साथ लड़ाई कर ही नहीं सकता है ना। वो भूल जाते हैं कि भारत में पेटेंट टैंक उड़ाने वाले कौन थे? अब्दुल हमीद जैसे योद्धा भी थे। भारत में फांसी के तख्ते पर झूलने वाले अशफाक उल्लाह खां भी थे, जो हिंदुओं के साथ ही लड़ाई करते थे। ऐसा है कि नहीं है? तो हमारे दिमाग में चीज़ सेट रहता है, या फिर कहें मान्यताओं ने सेट कर दिया, या सामाजिक विसंगतियों ने सेट कर दिया कि हमारे साथ मुसलमान लड़ाई करने जाएगा ही नहीं, मुसलमान को कौन सी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है। हकीम सूर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों का सामना किया। अब परिस्थितियां क्या रही कि आईने अकबरी कैसे लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई। इसी ये आईने अकबरी अकबरनामा का भाग, और अकबरनामा 3 भागों में आई। उसका सबसे पीछे वाला भाग, जो लास्ट भाग है, वही है आईने अकबरी। और आईने अकबरी जो लिखी गई थी वो फारसी में, और जबकि बाबरनामा किस में लिखी गई थी? तुर्की में। इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज था आईने अकबरी, और वो फारसी में लिखा गया। इसका मतलब है अकबर के शासनकाल में जो राजभाषा रही वो फारसी रही। आपने देखा पूरे सल्तनत काल में फारसी रही। अब फारसी क्यों रखी गई? चूँकि फारसी हिंदवी के साथ अच्छा संपर्क रखती थी। नहीं समझे आप? जैसे
भाई उर्दू अच्छी लैंग्वेज है। उर्दू को विदेशी आक्रांता, चाहे वो गजनवी रहा हो चाहे गोरी रहा, वो लेकर नहीं आया था। उर्दू अपनी मातृभूमि में बनी है। और जो यहाँ पे हिंदी थी, पहले इसको हिंदवी कहा जाता, तो जो हिंदवी थी वो फारसी से मेल जोल रखती थी, इसीलिए अकबर ने फारसी को अपनी राजभाषा का दर्जा दे रखा था। खैर, आइन लिखने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अकबर के साम्राज्य का एक खाका पेश किया जाए और उसमें ये बताया जाए कि कैसे सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं और कैसे अकबर का शासन इतना अच्छा था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे इसमें ही यह मिलता है कि रहट क्या होता है। अब जो लोग पुराने हों, अपने घर पे जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि रहट क्या होता है। तो पहले सिंचाई की इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज तो सिंचाई के लिए नहरें, बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का गठन किया गया। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक नहीं कई उद्देश्य लिए जाए। जैसे बिजली भी बनाया जा सकता है, बाढ़ को भी नियंत्रित किया जा सकता है और नहरों के द्वारा पानी को दूर दूर तक फैलाकर सिंचाई व्यवस्था का भी काम किया। उस दौरान ना तो नहरें थी, टेबुल भी बहुत कम थे, बहुत पुरानी बातें हैं। तो लोग क्या करते थे, कुएं खोदते थे। ये हो गया। और इस कुएं पर आप देखे होंगे कुआं से पानी तो भरे होंगे, वो भी नहीं किए। अरे वो नहीं किए तो अपने घर पे कुआं खोदाओ और देखो कैसे पानी भरा जाए। इस पे एक गरारी के माध्यम से एक चमड़े का बहुत बड़ा बस्ता टाइप में बना देते थे, समझ गए। और इसमें क्या करते थे, बैलों आदि को लगा देते थे और वो बैल क्या होते थे, आगे तक जाते थे। ये झोला पानी से भर जाता था। ये झोला क्या होता था, पानी से भर जाता था, ऊपर आता था। एक आदमी यहाँ खड़ा होता था, वो झोले से पानी को बाहर ना देता था और वो नाली में होकर के खेतों तक चला जाता। इसे हम लोग यहाँ पे पुढ़ कहते हैं। तो सिंचाई व्यवस्था के लिए रहट का प्रयोग होता था। रहट एक प्रकार का इस तरह का यंत्र था जिसको कुएं में डाला जाता था, पूरे थैले में पानी भराता था। बैल या फिर अन्य जो भी होता था, बैल के साथ भैंसे भी प्रयोग किए जा सकते थे, अन्य भी चीज़ें हैं वो पानी निकल। तो ये रहट था। दूसरी एक और चीज़ थी जो पटवारी। अब आप तो जानते हो पटवारी किसे कहते हैं। पटवारी आजकल का नेकपाल है। और पटवारी का काम होता था भूमि का सर्वे करना, भूमि का लेख जोख करना। और आप किसानों के मसीहा के नाम से जो मशहूर हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह की क्या विशेषता, इन्होंने कभी भी लोकसभा के सत्र का सामना ही नहीं किया। तो चरण सिंह जी ने इस पटवारी का नाम नेकपाल रख दिया।